नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुशवाहा। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं एनसीईआरटी के बुक पे पूरा सिलेबस आधारित होगा। बिल्कुल आपको सरल तरीके से अपने भाषा में बताएंगे शुरू से लेकर अंत तक। यकीन मानिए मेरे प्यारे बच्चों कि हम जो भी चीज बताएंगे आप तक हम उसे सही तरीके से आप समझ सके, मेरा पूरा भरोसा रहेगा, पूरा मेहनत है। आइए हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान। अब हम बात कर लेते हैं ये राजनीति विज्ञान है क्या। आप लोग ने पढ़ा होगा नागरिक शास्त्र। मेरे प्यारे बच्चों 9वीं 10वीं और 11वीं कक्षाओं तक लगभग नागरिक शास्त्र ही बोला जाता है, क्योंकि नगर और नागरिक क्षेत्रीय घटनाओं की वर्णन किया जाता है। जैसे जैसे हम ऊपरी कक्षाओं तक बढ़ते हैं, यानी ऊपरी कक्षाओं यानी 12वीं बीए, तो उसमें उसी नागरिक शास्त्र को ही हम राजनीति विज्ञान का नाम दे देते हैं। राजनीति विज्ञान में पूरे विश्व की राजनीति और भारत देश की राजनीति का लगभग वर्णन होता है। आइए हम समझते हैं कक्षा 12वीं पार्ट 1 एनसीईआरटी के सिलेबस पे आधारित होगा राजनीति विज्ञान। कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान का 2 किताब है। पहला किताब क्या है कि समकालीन विश्व की राजनीति, और दूसरा किताब है स्वतंत्र भारत की राजनीति। अब हम समझेंगे कि ये जो पहला किताब है इसके अंतर्गत क्या क्या चीजों का वर्णन किया गया है, यानी ये समकालीन विश्व की राजनीति का मतलब क्या है और स्वतंत्र भारत की राजनीति का मतलब क्या है, और इस किताब में क्या क्या चीज बताई गई है। मेरे प्यारे बच्चों सम और कालीन, समय सम का मतलब होता है साथ साथ और कालीन का मतलब होता है समय, यानी समय के साथ साथ। विश्व मतलब संसार यानी पृथ्वी का वो गोला, आप तो समझते ही होंगे। अब बात करते हैं राजनीति का। राजनीति अगर हम अपने शब्दों में बोले, यानी हम अपने भाषा में आपको बताएं, तो हमारे दिमाग में या हम जो सोचते हैं या हम सब मिलकर जो देखते हैं उसी घटना को हम राजनीति कहते हैं। अब किताबी भाषा के रूप में बोला जाए तो देश की संसाधनों को व्यवस्थित रूप से चलाना, देश की संसाधनों को व्यवस्थित रूप से बांटना, यानी ताकि सभी नागरिक रहने वाले लोग सुरक्षित रहें, अपना कोई भी जीवन में ये ना लगे कि हम निराश ना हो, यानी उनका जीवन सुखमय बीते और इन्हीं संसाधनों का कमी ना हो, यानी सभी कोई स्वस्थ और सुखमय बिताए। इन्हीं संसाधनों को व्यवस्थित रूप से चलाना ही राजनीति कहलाता है। यानी कहने का मतलब इस इन पूरे शब्दों का है कि विश्व में राजनीतिक घटने वाली जो भी प्रक्रिया है इस बुक में बताया गया है। यानी समकालीन में यानी विश्व की राजनीति, यानी विश्व में राजनीतिक घटनाओं का वर्णन इस किताब में किया गया है। अब सवाल होता है ये कब से लेकर कब तक हुआ है ये घटना। मेरे प्यारे बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1945 में, तब से उस समय से लेकर आज तक जितनी भी विश्व स्तर पर राजनीतिक घटनाएं घटी हैं उन सभी घटनाओं को हम समकालीन विश्व की राजनीति में बताते हैं। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत की राजनीति। अब आप समझते होंगे स्वतंत्र मतलब यानी गुलामी से जो लोग आजाद हो चुके, यानी स्वतंत्र यानी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, हम यानी आजाद है कुछ भी करने के लिए। अब भारत यानी हमारा देश है, और राजनीति यानी राजनीति का मतलब तो आपको समझा दिए। यानी 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तब से लेकर आज तक वर्तमान स्थिति का जो भी भारत में घटनाएं घटी उन सभी राजनीतिक घटनाओं का वर्णन दूसरे किताब में यानी स्वतंत्र भारत की राजनीति में बताया गया है। आप समझते हैं कि जो पहले किताब में पहला चैप्टर यानी किताब नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 यानी कि पहले किताब का पाठ 1 क्या है, शीत युद्ध। अब हम समझते हैं कि शीत युद्ध क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों युद्ध ने आप सभी लोग शब्द सुना होगा। युद्ध यानी जब देश आपस में एक या दो देश आपस में लड़ते हैं गोला बारूदों के साथ, उसी को हम युद्ध कहते हैं। और जब इस युद्ध के सामने शीत शब्द लग जाता है यानी इसका अर्थ पूरा विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी जब दो देश आपस में विचारों के साथ लड़े, इसमें कोई भी गोला बारूद का प्रयोग ना हो, युद्ध जैसे स्थिति बना रहे लेकिन युद्ध ना हो, इसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शीत युद्ध का दौर क्या है, यानी शीत युद्ध कब से शुरू हुआ, कब तक रहा था। मेरे प्यारे बच्चों जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तब से लेकर आज तक यानी 1990, यानी आज तक का मतलब ये तो गलत हो गया, यानी 1990 ईस्वी तक, यानी
1945 से लेकर 1990 ईस्वी तक का जो बीच की घटनाएं हैं, लगभग 45 वर्ष, उन सभी घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं, यानी उन सभी चीजों को बताया गया, यानी जो भी उस समय बातचीत हुई, देशों में तनातनी हुई, उन्हीं काल को हम शीत युद्ध कहते हैं, शीत युद्ध का दौर कहते हैं। अब समझते हैं कि ऐसी कौन सी कारण हुई कि शीत युद्ध हुआ। इनको समझने के लिए हम विश्व युद्ध समझेंगे, यानी विश्व युद्ध। मेरे प्यारे बच्चों, विश्व युद्ध आप जानते होंगे, जब कई देश यानी दो से देश जब आपस में युद्ध करते हैं तो उनको हम विश्व युद्ध कहते हैं। यानी जब पहले बार इन्होंने युद्ध किया तो प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया, जब दूसरी बार इन्होंने युद्ध किया तो द्वितीय विश्व युद्ध का नाम दिया, अगर भविष्य में तीसरी बार इन लोगों ने युद्ध कर लिया तो तृतीय विश्व युद्ध का नाम दिया जाएगा। यानी जैसे जैसे युद्ध बढ़ेगा, युद्ध बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे नामकरण बढ़ता जाएगा। अब समझते हैं प्रथम विश्व युद्ध, यानी प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से लेके 1918 तक की जो घटनाएं हैं उसे हम प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। अब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, इसी को हमको समझना है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं अगर हम समझ जाते हैं तो शीत युद्ध हम समझ जाएंगे। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से शुरू हुआ और 1945 तक चला। अब बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से देश थे और कौन कौन से देश युद्ध किए और क्यों अमेरिका और सोवियत संघ अलग हो गया। देखिए, अब द्वितीय विश्व युद्ध को समझने के लिए हमें धुरी देश समझना होगा और मित्र देश समझना होगा। धुरी देश का मतलब था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में कि जो देश हार गई उनको हम धुरी देश बोले और जो देश जीत गई उनको हम मित्र देश बोले। यानी धुरी देश में जापान, इटली, जर्मनी थे और मित्र देश में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ। अब यहाँ पे एक अलग नाम आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि सोवियत संघ। ये सोवियत संघ कौन सा देश है? बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि सोवियत संघ रूस को ही कहते हैं, लेकिन ये रूस को कह देना गलत बात है। आइए हम बताते हैं क्यों। क्योंकि जब सोवियत यानी सोवियत जो ये शब्द है ये रूसी शब्द है। जैसे यानी सोवियत का मतलब होता है परिषद, यानी परिषद का हम बोल देते हैं सभा। यानी सभा में क्या होता है कि कुछ अच्छे विचार के लोग यानी बुद्धिजीवी लोग को बैठाया जाता है, किसी भी समस्या पर बातचीत किया जाता है कि कैसे हल निकले, यानी उस सभा यानी परिषद। और ये जो सोवियत है ये रूसी शब्द है। अब देखिए संघ कैसे बना कि रूस समाजवादी विचारधारा को मानता था। समाजवादी विचारधारा क्या है? यानी कोई भी नागरिक उत्पादन, रोजगार या धंधा करने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। यानी कोई भी नागरिक अपने जीवन को चलाने के लिए कोई कार्य करता है, उद्योग धंधा उत्पादन करता है, तो सबसे पहले उसे सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर सरकार परमिशन दे देगा तभी आप ये कार्य, उद्योग धंधा चला सकते हैं। इन्हीं विचारों को यानी इन्हीं प्रक्रिया यानी इसी चीज को हम समाजवादी विचारधारा कहते हैं। उस समय रूस बहुत बड़ा देश था, शक्तिशाली देश था और वे इस विचारधारा को मानता था। अब क्या हुआ कि रूस के आसपास कई छोटे देश थे। जैसे होता है ना कि अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो उनमें जो सबसे समझदार है, सबसे मतलब अनुभवी होते हैं, उन्हीं को हम मालिक बना लेते हैं और वो जो कहेंगे वही होता है। यानी हम पूरा कार्य उन्हीं पे छोड़ देते हैं, आपको जो मन करे वो फैसला लें। वही बात क्या हुआ कि जितने रूस के आसपास समाजवादी विचारधारा के देश थे वे रूस को अपना मालिक समझ लिए और मालिक बना दिए और वही जो संघ बना उसी को हम यानी रूसी शब्द है सोवियत संघ यानी सोवियत संघ उन्हीं देशों को कहा गया और उसमें रूस सबसे शक्तिशाली था, इसलिए उसे मालिक बना दिया गया। अब बात करते हैं रूस और रसिया। मेरे प्यारे बच्चों, आपके मन में हमेशा कंफ्यूजन होता होगा कि ये दो देश है, रूस कौन सा है और रसिया कौन सा है। हम आपको एक चीज क्लियर कर दे कि जैसे भारत देश है यानी भारत भी बोल सकते हैं, इंडिया भी बोल सकते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, पर देश एक ही न है। उसी प्रकार रूस जो है, रूस और रसिया यानी रसिया इंग्लिश शब्द है और रूस देश है, यानी रसिया बोले या रूस बोले एक ही देश को हम बता रहे हैं। अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब इन दोनों में जब युद्ध हुआ तो ऐसी कौन सी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे घटना हुई
कि जो शीत युद्ध का आना पड़ा, यानी सोवियत और अमेरिका एक समय मित्र हुआ करते थे। ऐसी कौन सी घटना हो गई कि इन दोनों देशों ने कभी अलग हो गई? आइए हम इसी बात को समझते हैं। देखिए, जापान, इटली, जर्मनी 3 देश थे और फ्रांस, ब्रिटेन यानी 1939 ईस्वी से युद्ध करना शुरू करे। एक तरफ से फ्रांस और ब्रिटेन था तो दूसरी तरफ से जापान, इटली और जर्मनी था। अब इन 5 देशों ने युद्ध करना शुरू कर दिया था। अब 1943 की लगभग बात है कि अमेरिका और सोवियत संघ इन देशों में कूद पड़ा युद्ध करने के लिए मित्र देशों के साथ। अब क्या हुआ कि 1945 लगभग आने ही वाला था, तब तक इटली और जर्मनी हार मान चुका था। यानी वे अब हार मान चुके थे कि युद्ध अब नहीं करेंगे। केवल जापान ही था युद्ध कर रहा था, ये भी अब हार मानने ही वाला था। लेकिन अमेरिका एक ऐसी चाल चल दी जो पूरे विश्व यानी पूरे दुनिया को चौंका दिया, और इसी चाल को सोवियत संघ को बुरा लग गई। क्या? देखिए, अमेरिका ने क्या किया कि अब देखिए, 2 इटली और जर्मनी तो हार मानने वाले ही थे, अब जापान भी हार मान लेता तो ऐसी मतलब अमेरिका सोचा कि हम क्यों नहीं, ये मौका है हम अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए, ताकतवर दिखाने के लिए, कि हम ऐसा कोई काम करें कि पूरा विश्व हमें महाशक्ति के रूप में जाने। वही कार्य इसने किया। क्या किया इसने? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नामक जो जापान में एक शहर था वहां पे लाकर परमाणु बम हमला कर दिया। और फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को फिर एक बार नागासाकी पे अमेरिका ने ले आकर परमाणु बम छोड़ दिया। अब इस घटना से पूरे विश्व लगे सोचने कि ऐसी कौन सी बात होगी, जब दूरी देश हार मानने ही वाले थी तो मित्र देश ऐसा क्यों किया? अब ये सवाल सबके दिमाग में यानी पूरे देश के यानी सभी देशों के दिमाग में ये सवाल आने लगे कि क्यों ऐसा अमेरिका किया, और यही सवाल सोवियत संघ के भी पास आने लगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक उदाहरण के रूप में आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग 4 लोग मिलकर कोई कार्य करते हैं, यानी उस कार्य में अगर सफल हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि हम लोग चारों लोग का नाम चले। अगर उसमें कोई ऐसा होता है कि जो आगे निकल कर आता है और कह देता है हम ही तो ये काम किए हैं, हम ही तो किए हैं, तो और 3 लोगों को बुरा लगता है ना। वही बात यहाँ पे हुई। क्या हुई कि 4 देश जब मिलकर युद्ध कर रहे थे तो अमेरिका ने क्या किया, वहां पे चालाकी कर कर अपना महाशक्ति दिखाने के लिए इन तीनों देशों को बिना बताए हुए परमाणु बम हमला कर कर और युद्ध को रोक दिया, यानी युद्ध को समाप्त कर दिया। अब क्या किया, सोवियत संघ ने अमेरिका से सवाल पूछा, ऐसी कौन सी कारण थी कि आप परमाणु बम जापान पे गिराएं? तो अमेरिका ने क्या किया कि युद्ध लंबा होता चला जा रहा था, इसीलिए हम परमाणु बम गिराकर युद्ध को रोक दिए। लेकिन इस उत्तर से सोवियत संघ नहीं समझा, यानी इस उत्तर को नहीं माना, और सोवियत संघ समझ चुका था कि जो अमेरिका है वे अपनी महाशक्ति दिखाने के लिए ऐसा कार्य किया है। अब यहां से ये दोनों देश अलग हो गए। अब क्या हुआ, यानी युद्ध समाप्त हो गए, विश्व युद्ध खत्म हो गया। अब बात है 1945 से जो बात शुरू हुई उन्हीं को हम शीत युद्ध कहते हैं। अब देखिए, अमेरिका यानी कभी मित्र हुआ करता था अमेरिका और सोवियत संघ, वे यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हो गए, एक दूसरे का दुश्मन हो गए। अब बात करते हैं, जैसे मानिए कि अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का देश था और सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा का देश था। अब क्या होता है इन दोनों के बीच में, अब क्या करता है, यानी पूंजीवादी विचारधारा को हम समझते हैं। पूंजीवादी क्या है, यानी पूंजीवादी विचारधारा में यह होता है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमको यानी उद्योग धंधा या कोई भी उत्पादन करते हैं तो हमें सरकार से उपस्थिति यानी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। लेकिन समाजवादी विचारधारा सीधे उल्टा था, इसमें सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। अब क्या किया, सोवियत संघ अमेरिका से बदला लेने लगा कि अमेरिका तो उस समय महाशक्ति बन गया था, पूरे विश्व उसको महाशक्ति जानने लगी थी कि पूरे विश्व उससे डरने लगी थी अमेरिका से, कि अमेरिका बहुत बड़ा शक्ति है। यही बात सोवियत संघ को अच्छा नहीं लगती थी। अब सोचा कि हम अमेरिका से ये इस बात का बदला लेंगे और दिखा देंगे अमेरिका को कि हम ही महाशक्ति हैं, अमेरिका महाशक्ति नहीं है। अब क्या किया, सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा के जितने भी लोग थे उन लोगों को क्या किया,
यानी उन देशों को इकट्ठित करने लगा, अपने तरफ बुलाने लगा और लालच दिखाने लगा कि आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ काम कीजिए, कोई भी मुसीबत कोई भी संकट आएगी तो हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। यानी अब जब अमेरिका को पता चला तो ये भी पूंजीवादी विचारधारा के जितने भी लोग थे, इन लोगों ने यानी जो देश थे वो भी अमेरिका क्या किया, उनको इकट्ठा करने लगा कि आप आइए, पूंजीवादी विचारधारा को मानते हैं ना, आइए मेरे साथ और हम आपकी मदद करेंगे। कोई भी संकट हुआ या कोई भी युद्ध की स्थिति हो तो हम सभी लोग मिलकर आपकी सहायता करेंगे। अब क्या हुआ कि अमेरिका अपना संगठन बनाने लगा और सोवियत संघ भी अपना संगठन बनाने लगा। अब इन दोनों देश एक दूसरे पर बातों से यानी वार करते थे। कहने का मतलब यह है कि युद्ध तो नहीं करते थे लेकिन बातों से युद्ध करते थे। यानी आपको एक उदाहरण के रूप में बता दें कि जैसे आपके दो मित्र हों और बहुत आपकी अच्छाई वो जानता हो और आप उसकी अच्छाई बुराई सब जानते हो, इसी प्रकार अब कोई आप लोग में ऐसी घटना हो जाती है जिस प्रकार ऐसे हुआ कि कोई मित्र वो दूसरे मित्र से नहीं बताता है तो आप उससे नाराज हो जाते हैं और हर जगह उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो तो खराब है, वो तो ऐसा है, वो जाएगा तो कहेगा वो खराब है। यानी आप एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। वही बात अभी इन दोनों में हो गई थी, एक दूसरे की इन दोनों देशों ने दबाने की कोशिश लगे करने। यानी सोवियत संघ सोच लिया था अमेरिका को हम बर्बाद कर देंगे। अब जैसे जैसे ये घटना घटते गई, जैसे जैसे अमेरिका अपने पूरे देशों को समर्थन यानी अपने जुट लाने लगा, जो भी पूंजीवादी विचारधारा को मानते थे, वैसे सोवियत संघ भी समाजवादी विचारधारा को इकट्ठित करने लगा। अब एक कहानी में एक मोड़ आई मेरे प्यारे बच्चों कि क्यूबा का मिसाइल संकट। यानी ये तो दोनों लोग बातों से तो युद्ध करते थे, तब तक एक घटना हो गई क्यूबा का मिसाइल संकट। अब इस क्यूबा यानी इसको हम समझेंगे क्या है क्यूबा। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्यूबा एक देश है और मिसाइल तो आप समझते होंगे, यानी आज के जमाने में जिसके पास जो मिसाइल जितना है वह शक्तिशाली है, यानी मिसाइल वो वाला मिसाइल है। और संकट यानी विपत आना। अब देखिए क्यूबा का मिसाइल संकट यानी पूरे एक क्यूबा में जो मिसाइल संकट हुआ, पूरा विश्व सोचने पर मजबूर हो गया, यानी पूरा विश्व डर गया। अब क्यों डर गया आइए हम समझते हैं। देखिए क्यूबा एक देश है। अब जैसे होता है कि आपने एक उदाहरण के रूप में पहले आपको बता दें कि जैसे आप अपने घर यानी आपका घर है, आपके अगल बगल पड़ोसी लोग होते हैं, तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो पड़ोसी लोग से कम पढ़ता है, यानी पड़ोसी लोग से इतना नहीं पढ़ पाता है। वही दूर जो लोग होते हैं ना, उनसे बहुत जल्दी बातचीत होती है, उनसे लेन देन शुरू हो जाता है। यही बात क्यूबा के साथ होगा। क्यूबा जो था अमेरिका का पड़ोसी देश था, यानी अमेरिका से 140 किलोमीटर दूर क्यूबा देश था और लेकिन सोवियत से बहुत दूर था। अब क्या किया क्यूबा और सोवियत संघ एक दूसरे का सहयोग लगे करने। अमेरिका से तो ये नहीं बोलता था, अब ये क्या करा, यानी सोवियत संघ क्यूबा को मदद करता था और क्यूबा सोवियत संघ को मदद करता था, लेकिन अमेरिका से क्यूबा को नहीं पड़ता था। अब क्या हुआ, सोवियत संघ ने सोचा कि अगर हमको अमेरिका को बर्बाद करना है तो हम तो बहुत दूरी पे, यानी एक तरफ अमेरिका था तो दूसरे छोर पे सोवियत संघ था। यानी अगर वहां से हमला करता तो अगर सोवियत संघ अगर हमला करता तो अमेरिका को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो इसीलिए सोचा कि क्यों नहीं हम क्यूबा पे अपना मिसाइल रख दे और क्यूबा देश से अमेरिका पे हमला करे ताकि अमेरिका को तबाह कर दे। अब क्या किया, सोवियत अपना पूरी मिसाइल क्यूबा में भेजने लगे, क्यूबा में समुद्र के रास्ते भेजने लगा। अब जब 3 हफ्ता बाद अमेरिका को चला तो ये भी क्या किया, बिना सोचे समझे, अरे वो भेज रहा है ना हम भी भेज देंगे। इसने भी क्या किया, अमेरिका में भी नहीं, अमेरिका ने भी अपना पूरा हथियार मिसाइल भेज दिया। अब दोनों देश यानी दोनों जो महाशक्तियां आमने सामने आ गई क्यूबा में। अब पूरा विश्व सोचने लगा, यानी जब दो शक्तिशाली लोग लड़ाई करते हैं ना तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, ये क्या बात है, कैसी क्या प्रमाण हो गए। यानी उस समय दोनों महाशक्ति थी और दोनों महाशक्तियां एक सामने हो गई। अगर सोचिए इधर भी मिसाइल खड़ा है, इधर भी मिसाइल खड़ा है, कोई भी मिसाइल अगर गलती से चला जाए इधर या इधर से चला जाए इधर, तो दोनों में क्या हड़बड़ी मच सकती थी। लेकिन इन्होंने आमने सामने रखा था, पर एक समझदारी की 1962 में इन दोनों ने आमने सामने लाया और 1963 में यानी 1 साल बीता
तो इन्होंने फिर वापस चला गया, यानी समझदारी किया, मान गए, यानी एक दूसरे पर हमला नहीं किए। फर्क इतना ही था, दोनों देश आमने सामने खड़ा होकर यही सोचते थे कि पहले तुम चलाओ तब हम चलाएंगे, लेकिन दोनों देशों ने पहले नहीं चलाया, इसलिए वो पीछे लौट गए 1 साल बाद। और क्या हुई, इसी घटना को हम क्यूबा का मिसाइल संकट करते हैं, यानी 2 महाशक्तियां आमने सामने क्यूबा देश में आकर रुक गई थी, और क्या हुआ, जो इसीलिए पूरे विश्व चिंतित में हो गया। इसी घटना को हम क्यूबा का मिसाइल संकट करते हैं। अब बात होती है गुट निरपेक्षता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने जो समझ लिया, ये शीत युद्ध का दौर तो समझ लिया, समझ रहे हैं। अब हम समझेंगे गुट निरपेक्षता, उसी में एक हेडिंग यानी उसी में पढ़ाया जाता है, शीत युद्ध में ही गुट निरपेक्षता पढ़ाया जाता है। अब देखिए क्या हुआ, उस समय जो अमेरिका भी एक महाशक्ति के रूप में, यानी कई देशों, यानी बहुत सारे जो देश थे पूंजीवादी विचारधारा को मानते थे, वो भी इकट्ठा कर लिया था। और क्या हुआ था, जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे वो सोवियत संघ इकट्ठा कर लिया था। अब यानी मतलब जो विश्व में जो देश थे, आधा इधर बट गए थे, आधा इधर बट गए थे, बाकी कई देश किधर भी नहीं गए, ना इधर गए ना इधर गए, वो चुपचाप अपने ही जगह पर खड़े। ना उन लोगों ने कहा कि ना हम सोवियत संघ से मिलेंगे ना अमेरिका से मिलेंगे। इसमें भी कारण था, भारत भी ना सोवियत संघ से मिला और ना अमेरिका से मिला। इसका भी हम कारण है, हम आपको बताएंगे। अब क्या हुआ, इन लोगों ने सोचा कि अगर हम सोवियत संघ से मिलते हैं तो सोवियत संघ हमें मतलब कहेगा कि आप ये कीजिए तभी हम करेंगे, यानी सोवियत संघ के दबाव में जीना पड़ेगा। अगर हम अमेरिका से मिले तो अमेरिका के दबाव में जीना पड़ेगा। अब भारत नए मतलब हाल ही में स्वतंत्र हुआ था, यानी आजाद हुआ था हाल ही में। अब ये सोचा कि हम किसी भी देश में, यानी ना हम सोवियत संघ में मिलेंगे ना अमेरिका में मिलेंगे। उसने डिसाइड किया कि हम किसी भी देश में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने तो हाल ही आजादी पाया, अगर हम फिर से इन दोनों देशों में मिल जाएं तो हमारी आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब ऐसे जितने भी जो देश थे, जो कभी फ्रांस और ब्रिटेन से गुलाम थे और अब स्वतंत्र हो चुके थे, उन देशों ने यह फैसला कर लिया कि हम ना अमेरिका से मिलेंगे ना सोवियत संघ से मिलेंगे। अब क्या हुआ कि 1955 की बात है, एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, उसमें सभी देश ने भाग लिया। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि अगर कोई भी आप शादी ब्याह या पार्टी में जाते हैं तो अगर आपको देखने वाला कोई व्यक्ति होता है या आपके तरफ मतलब कपड़ा पहन लिया या आपकी तरफ भाषा बोलता हो तो आप उसे ज्यादा जल्दी मित्रता कर लेते हैं। वही बात हुआ जब भारत भी गए, यानी भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए हैं। अब उस सम्मेलन में यानी जितने भी कभी गुलाम रहा करते थे देश, वे आजाद हो गए और वो भी देश वहां पे गए थे। अब वहां पे एक नेहरू जी ने एक मीटिंग किया वहां सम्मेलन में। अब क्या हुआ कि उन लोगों ने बातचीत किया कि मानिए हम तो कभी गुलाम थे, अगर हम इन देशों के साथ मिले तब भी हम गुलाम ही रहेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया। तो उन लोगों ने कहा ना हम इस गुट में जाएंगे और ना इस गुट में जाएंगे। इसी का मतलब देखिए, गुट यानी ना हम अमेरिका के पक्ष में जाएंगे ना सोवियत संघ के पक्ष में जाएंगे, हम कोनो गुट में नहीं जाएंगे, हम अपने ही गुट में रहेंगे। अब क्या हुआ, निरपेक्षता मतलब ना हम इस गुट में हैं ना उस गुट में, हम निरपेक्ष रहेंगे, यानी हम ना इधर मिलेंगे ना इधर मिलेंगे, मेरा एक अलग गुट रहेगा जो गुट निरपेक्षता का बात बोले लोग। यानी वहां पे उन्होंने एक संगठन स्थापित कर लिया कि हम लोग एक अलग गुट बनाएंगे जिसका नाम रहेगा गुट निरपेक्षता। और अब ना हम सोवियत संघ से मिलेंगे और ना अमेरिका से मिलेंगे। अब वहां 5 देशों ने संगठन बना लिया। अब ये भी समाजवादी विचारधारा को इकट्ठित करने लगा, पूंजीवादी को। अब क्या हुआ कि जो गुट निरपेक्ष बन गया, अब हम तो समझ गए ये कैसे बना। अब हम समझते हैं इसका लाभ क्या हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये अपना गुट बना चुका था। अब दुनिया जो है ना 3 हिस्सों में बट गई थी। कौन कौन से, पहला दुनिया और दूसरा दुनिया और तीसरा दुनिया। पहला दुनिया हम अमेरिका को बोलने लगे, यानी पूंजीवादी विचारधारा के जो देश थे वे अमेरिका के साथ मिल गए थे और इसे ही हम पहला दुनिया बोलने लगे। दूसरा दुनिया हम सोवियत संघ को बोलने लगे, यानी जो भी समाजवादी विचारधारा को मानते थे उन देशों ने सोवियत संघ से मिल गया। और तीसरा दुनिया इसी गुट निरपेक्ष को मानने लगे, यानी इन दो भी जो समाजवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा और गुट निरपेक्ष, यही 3 दुनिया में बट गए। यानी आधा लोग इधर चले गए, आधा लोग इधर और आधा लोग रुक गए। अब इन लोगों ने क्या किया, अपना संगठन सफल बना लिया। अब इन लोगों ने कहा
कि ना हम सोवियत संघ से मिलेंगे और ना अमेरिका से मिलेंगे। अब ये दोनों संगठनों से मित्रता लगे करने, कहने लगे कि आप हमारी मदद कीजिए, आप हमसे व्यापार कीजिए। अमेरिका से भी कहते थे कि आप हमारी मदद कीजिए, हमारी ये सहयोग कीजिए, हम आपका ये सामान कर देंगे, आप हमारा ये सामान कर देंगे। अगर वो सोचते थे गुटनिरपेक्ष वाला, आप बोलते भी थे कि सोवियत संघ से, अमेरिका से, कि अगर तुम हमारी मदद नहीं की, हमारी सामान नहीं खरीदी या आपका सामान हमारे देश में नहीं भेजवाई, तो हम जाके अमेरिका से मिल जाएंगे। और अमेरिका से कहते थे कि आप हमारी मदद नहीं करेंगे, आप हमें सहायता नहीं करेंगे ना, तो हम जाके सोवियत संघ से मिल जाएंगे। अब क्या हुआ, इन लोगों को फायदा हुआ ये कि ये कई देश मिले थे। अब इन लोगों ने, दोनों देश सोचा हाँ ये बात तो सही है, अगर मान लीजिए अमेरिका के साथ मिल जाते हैं गुटनिरपेक्ष वाले देश, तो अमेरिका तो शक्तिशाली हो जाएगा, सोवियत संघ के साथ मिल जाएंगे तो सोवियत संघ शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए इन दोनों देशों ने गुटनिरपेक्ष की बहुत मदद की, यानी बहुत सहयोग किया, यानी गुटनिरपेक्ष सफल हो गया। यही बात थी इस चैप्टर में हम लोगों ने समझा। समकालीन विश्व की राजनीति, शीत का दौर, यानी ये जो भी घटनाएं, यानी 45 वर्ष जो भी घटनाएं हुई, उसी घटनाओं को ही हम शीत युद्ध का दौर कहते हैं। अब ये तो धुरी देश भी हम समझ गए, धुरी देश ये मतलब होता है विश्व युद्ध में जो देश हार गई उन देशों को धुरी देश कहें, और जो देश जीत गई उसे हम मित्र देश कहें। अब धुरी देश में कौन कौन सी देश हैं? फ्रांस, और मित्र देश में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। और ये भी जाने हैं कि अमेरिका और फ्रांस कभी मित्र हुआ करते थे और किस कारण अलग हो गए, और ये भी जान गए, और पूंजीवादी विचारधारा भी जान गए, सोवियत संघ। अब ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को जय हिंद। आप सभी फिर से हम अगले वीडियो में नए होस्ट, नई उमंग के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।